मैंने अपनी टीम के साथ बिना किसी शासकीय मद का उपयोग किए हुए राजनगर का उन्नयन का काम किया। सबसे पहले पूरे प्रदेश में दमोह के अंदर 6 स्टॉप डैम एक साथ आए थे। शासकीय कर्मचारी होने के कारण कुछ मर्यादाएं रहती हैं। मेरी सोच में और मेरे कर्म क्षेत्र में बेड़ियां बन के अटकी हुई थी, मुझे अटकाई हुई थी, तो मैंने उन बेड़ियों को त्याग दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय हम लगातार आपको विशेष कार्यक्रम के माध्यम से नए चेहरों से परिचित कराने जा रहे हैं। विषय है दावेदार विधानसभा 2023 और उस दौरान हम आपको नए नए व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं जो एक राजनीति में एक नई दिशा तय करवा सकते हैं, कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस समय हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंजीनियर अमरसिंह राजपूत, जाना माना चेहरा। साहित्य की बात करें या संस्कृति की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें या फिर विभिन्न प्रकार के वह कार्यक्रम जो इतिहास से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, सभी में एक नाम उभर कर सामने आता है इंजीनियर अमरसिंह राजपूत। बुंदेली महोत्सव को प्रारंभ करने वाले, दमोह को एक नया मंच गरबा के माध्यम से देने वाला एक परिवार और उस परिवार के मुखिया हैं अमरसिंह राजपूत। राजनीति के क्षेत्र में एकदम नया चेहरा है, लेकिन सबके लिए जाना माना चेहरा है। हम उनसे चर्चा करेंगे, सीधे सवाल करेंगे और सवालों के जवाब उनसे चाहेंगे तो वो जवाब हम तक पहुंचाएं, जनता के मन में जो है वह हम पूछेंगे। तो मिलते हैं, बात करते हैं इंजीनियर अमरसिंह राजपूत से। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ नाचीज़ को इस योग्य समझा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपकी चैनल के लिए धन्यवाद। जी, ये अमर सिंह जी, सीधे सीधे सवाल भी और जवाब भी होंगे आपसे कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार योगदान दिया। संस्कृति के क्षेत्र की बात करें या साहित्य की बात करें, कला की बात करें या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ऐसी जानकारी है कि आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दमोह को दिया था जिससे लाखों सूखते कंठ वर्तमान में गीले हो रहे हैं। किस प्रकार की योजना थी? बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है आदरणीय वैष्णव जी। बात 2001 की है। तत्कालीन कलेक्टर से किसी प्रसंग में मैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से गया। बात जनहित में काम करने की आई तो मैंने कहा कि आदरणीय, आप कोई एक गांव हमारे एसोसिएशन को दे दीजिए, उसको आदर्श ग्राम बनाएंगे। जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उसे निरापद रूप से वहाँ पर इम्प्लांट कराएंगे। तो उन्होंने कहा यदि कुछ आप करना ही चाहते हैं तो दमोह एक पानी से के संकट से घिरा हुआ शहर है और इस बारे पे आप कुछ काम करिए। तब मैंने अपनी टीम के साथ बिना किसी शासकीय मद का उपयोग किए हुए राजनगर का उन्नयन का काम किया और उसको प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाकर मैंने प्रस्तुत किया। उस वक्त जिला सरकार चला करती थी। जिला सरकार से पास होकर राज्य सरकार से निकलकर वो दिल्ली गया। माननीय पुष्परिया जी भी हमारे साथ दिल्ली सेंट्रल जो नियंता हैं उनके पास गए और तब तक फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तब इस कार्य को आगे बढ़ाने में ज़्यादा आसानी हुई और उस टाइम के जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राजनीतिक रूप से इसके लिए ऊपर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और आज दमोह के लिए आप देखते हैं कि उस पानी के संकट से मुक्त है। इसी तरह जो सद्धारू जलाशय है, सद्धारू जलाशय जो लगभग 670 गांव की प्यास बुझाएगा, साथ ही हजारों हेक्टेयर ज़मीन का सिंचित रकबा भी बढ़ाएगा। उसका भी प्रारंभिक
जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो मेरे द्वारा किया गया। इसी तरह साजली जलाशय जिससे 10,000 हेक्टेयर इरिगेशन होना है, वो प्रोजेक्ट भी मेरी कल्पना और अवधारणा पर आधारित है। इसी तरह 2003 के आसपास पूरे प्रदेश में केवल एक ही स्टॉप डैम जल संसाधन विभाग ने बनवाया था, क्योंकि प्रचलन में नहीं था। तब सीरीज ऑफ स्टॉप डैम का कॉन्सेप्ट लेके मैं आया और विभाग में मैंने प्रस्तुत किया। दमोह की सुनार और कोपरा नदी पर सीरीज बनाकर, और वो पूरे के पूरे उस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, उसकी सरकार गठित हो गई थी। तो सबसे पहले पूरे प्रदेश में दमोह के अंदर 6 स्टॉप डैम एक साथ आए थे। और निश्चित रूप से चूँकि मेरा जो काम रहा है, मैं कंस्ट्रक्शन के माध्यम से किसी तरह के व्यामोह में नहीं फंसा, लेकिन मैंने प्लानिंग बहुत अच्छी की है। और दमोह के जो बड़े जलाशय हैं उनके फॉरेस्ट केस के डिस्पोजल का काम भी मैं करता रहा। जब आदरणीय संदीप सक्सेना साहब थे, तब एक जवाबदारी दी गई थी कि जल संरक्षण के काम कैसे संपन्न कराए जा सकते हैं। तो पूरे जिले की एक एक नाले के ऊपर, एक एक नदी की सहायक धाराओं के ऊपर कहाँ क्या बन सकता है, कैसे ग्राउंड वाटर को रेज किया जा सकता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया। वो भी किसी तरह के शासकीय मद में नहीं लिया। ये सब जनहित के काम करता रहा मैं। अपने हमारे टीम के लोग थे जो अपने दमोह नगर के लिए कुछ देना चाहते थे, या कहना चाहिए कि हमने यहीं से सब कुछ प्राप्त किया है, तो दमोह का ऋण हम चुका सकें, ये कोशिश करते रहे। दमोह का ऋण हम चुका सकें, बिना किसी शासकीय मद का उपयोग किए कुछ प्रोजेक्ट बनाए और फिर वो सफल भी हो गए। अब दमोह का ऋण चुकाने के लिए एक नई पारी आप खेलने की योजना पे काम कर रहे हैं। और आप जब शासकीय सेवा में थे, इतनी बड़ी योजनाओं पे आपने काम किया, सब कुछ किया, तो आखिर आपने अचानक त्यागपत्र दे दिया। आखिर ऐसा क्या मन में आया कि आपने त्यागपत्र दे दिया और अब राजनीतिक के तो मंच पर आप दिखलाई दे रहे हैं? देखिए, शासकीय कर्मचारी होने के कारण कुछ मर्यादाएं रहती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। अपनी बात रखने की आज़ादी तो लोकतंत्र में है, लेकिन जिस शासकीय दायित्व से बंधे रहते हैं वहाँ भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वही मर्यादाएं मेरी सोच में और मेरे कर्म क्षेत्र में बेड़ियां बन के अटकी हुई थी, मुझे अटकाई हुई थी। तो मैंने उन बेड़ियों को त्याग दिया और अपनी शासकीय दायित्व से निवृत्त होकर त्यागपत्र देकर मैं जनता के बीच में आया हूं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को माध्यम चुना। उसके पीछे भी एक कारण है। पिछले लगभग 30 वर्षों से मेरा छोटा भाई प्रदीप सिंह राजपूत स्वयंसेवक है, तो स्वाभाविक है पूरे परिवार की विचारधारा प्रभावित होती है। पिछले 15, 20, 25 सालों में जो भी इलेक्शन हुए उसमें परिवार का सहयोग रहा है। तो इस हिसाब से वैचारिक रूप से मेरी जो उम्र है भारतीय जनता पार्टी में वो लगभग 20-25 साल की है। वो परोक्ष रूप से मेरा एक कार्यक्रम था, एक प्लेटफॉर्म था। अब मैं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में आया हूं और इस माध्यम से इस नगर का भी ऋण चुकाना चाहता हूं और इस नगर और समाज की सेवा करना चाहता हूं। नगर की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र का ऋण चुकाना चाहते हैं, इसलिए शासकीय सेवा से दिया त्यागपत्र और सम्मिलित हो गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, और उसके विचारधारा से प्रभावित हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इनके छोटे भाई लगातार स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं दे रहे और फिर उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने ये माध्यम चुना। अमर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया है जिले का। बुद्धिजीवी एक ऐसा वर्ग है, कहीं न कहीं
टकराव की स्थिति बनती है, अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन आपके अंदर तो हालांकि वो कला है कि आप सबको एक मंच पर ले आते हैं। किस प्रकार की चुनौती आएगी और क्या क्या आप उस बात को देखते हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र को आप अपनाएं, चुनौतियां तो वहाँ रहती हैं, और राजनीति तो एक क्षेत्र ही ऐसा है जो चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मंच होता है। दमोह नगर में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ का जो विकास है, जिसका ये नगर अधिकारी है, उसको वो अधिकार दिलाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके पहले जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने नहीं किया, उनको प्राप्त सर्वोच्च क्षमताओं का उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और अपने उस सोच के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया हूँ। एक तटस्थ और निर्वात चेहरे के रूप में मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं एक कर्मचारी के रूप में ही अपने जीवन में सक्रिय नहीं रहा हूँ। साहित्य लेखन के माध्यम से मैंने कई मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी, अपने विचारों पर रखा। दूरदर्शन के लगभग 8-10 एपिसोड में मेरी परिचर्चाएं आ चुकी हैं, कभी जैविक कृषक के रूप में, कभी सूत्रधार के रूप में। बेसिकली मैं साहित्य में देखा जाए तो व्यंग्यकार हूँ, और व्यंग्य के माध्यम से समाज की विद्रूपता को दूर करने की लगातार कोशिश करता रहता हूँ। तो साहित्य व्यक्ति को निर्विकार बनाता है। माननीय अटल जी इस बात के उदाहरण हैं कि वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे कवि थे, और उनकी निश्चलता को आपने देखा है, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। आपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी भी प्रस्तुत की है दमोह 55 की, क्या कितनी सच्चाई है? ये बात आप सच कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे विशाल पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है, कम से कम मैं देश के अंदर तो बोल सकता हूँ, राष्ट्र की एकमात्र पार्टी है जहाँ बौद्धिकता की कद्र है, जहाँ इंटेलेक्चुअल जो पर्सनालिटी हैं उनकी वैल्यू की जाती है, और वो इस बौद्धिकता का उपयोग करके जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी अपने आप को बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के इस मंच को अपनी सक्रिय राजनीति के लिए चुना। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दावेदार के रूप में अमर सिंह ने सामने हैं, और भी कुछ हम सवाल करेंगे। इस समय विशेष मुद्दे कुछ सामने आप देखते होंगे कि जो मुद्दे सामने भी हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनको अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलती है और आप जीतते, तो प्रमुख ऐसा कौन सा कार्य होगा जिसको आप प्राथमिकता के तौर पर पूरा करेंगे? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। प्राथमिकताएं तो बहुत हैं, और उनको क्रम से जमाना ही सबसे बड़ी बौद्धिकता होगी, और उसके क्रम क्या निर्धारित होंगे ये संगठन निर्धारित करेगा। फिर भी जहाँ तक मैं अपने अल्प ज्ञान ही कहूँगा उससे बता दूँ कि यहाँ के प्रत्येक किसान के पास जिनकी सूखी और बंजर ज़मीन डली हुई है, वहाँ तक हमें पानी पहुँचाना है, क्योंकि हमारे पास ये पोटेंशियल है। हमारा ज़िला उन सौभाग्यशाली ज़िलों में से एक है जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में है। मैं शासकीय दायित्वों के तहत अटल भूजल योजना का नोडल अधिकारी था, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ यदि भूगर्भीय जल के लिए संरक्षित नहीं किया तो 2050 तक पूरा बुंदेलखंड रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारे सागर संभाग के 9 ब्लॉकों में अटल भूजल योजना चालू हुई है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है जो शासकीय स्तर पर किए जा रहे हैं। इसे आम जनमानस का कार्यक्रम बनाना है और वहाँ तक लेके जाना है। तो जल के संरक्षण हमारी प्राथमिकताएं होंगी। साथ ही साथ जो विकास की जीवन रेखाएं हैं
वो सड़कें होती हैं। जो शहर विकास लेता है, अंगड़ाई लेता है, तो जब अंगड़ाई लेता है तो वो बाहर की ओर फैलता है और अपने उस फैलाव में ही वो रोगग्रस्त हो जाए अतिक्रमण से, उसमें ही वो जो है ना पंगु हो जाए जो है ना सड़कों से, तो फिर विकास की अवधारणा हम कैसे रख सकते हैं, मूर्त रूप नहीं ले सकते। बार बार हम लोग सब लोग जो है ना इधर उधर से अपने दमों के दूसरे पड़ोस के जिलों में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब हमें अपने विकास के बौनेपन पर तरस आता है। सड़कें, चौड़ी सड़कें, शहर की यातायात व्यवस्था, शहर के अपराध, प्रशासन की चुस्ती इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और ये सब जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर होता है। जनप्रतिनिधि यदि सजग रहेंगे तो इन समस्याओं को निपटाया जा सकता है। और मुझे यदि जनता और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है तो विकास की अवधारणा मैं जनता से ही लिखवाऊंगा। उदाहरण कर लीजिए कि आप जो है ना पथरिया फाटक ओवरब्रिज से फौहारे तक जो है ना विकास के कार्य करना चाहते हैं, तो विकास का कार्य और उसका स्वरूप कैसा हो ये वहाँ के लोगों को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। जनता से ही लिखवाएंगे विकास की इबारत, उनसे ही ली जाएगी सलाह। एक मामूली सी प्राइमरी शिक्षक के पुत्र के रूप में आपने इस पृथ्वी पर आ पाए और आपने शासकीय सेवा 42 वर्षों तक लगभग 42 वर्षों तक लगातार शासकीय सेवा में आप रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आपने सदस्यता ली। अब चूँकि अब राजनीतिक सवाल भी स्वाभाविक स्वागत है। राजनीतिक सवाल ये है कि इस समय इंडिया I.N.D.I.T. इस समय ये गठबंधन उभर कर सामने आया है जी। आपकी प्रतिक्रिया इस गठबंधन के प्रति क्या है? इसकी प्रतिक्रिया में, चूँकि मैं साहित्यकार हूँ, मैं अपने स्वयं के एक दोहे के माध्यम से जाना चाहता हूँ, बाकी पूरा जनमानस समझदार है। नाम बदल कुछ भी रखो, ओढ़ा धवल परिधान। नाम बदल कुछ भी रखो, ओढ़ा धवल परिधान। विष्टा ग्रास न तज सकें, कागा हो या स्वान। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम बदलना चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलना चाहिए। 2 लाइनों में ही एक बड़ी बात कर दी। समझदार समझ गए होंगे कि किस प्रकार और कहाँ कैसा इशारा है। अमर सिंह जी, एक और प्रश्न है कि इस समय रुक्मणी देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना तो होने जा रही है। अब एक और विषय सामने आता है, जागेश्वर नाथ। किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक माता रुक्मणी की प्रतिमा के पुनर्स्थापन की बात है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रहलाद पटेल जैसा केंद्रीय मंत्री और सशक्त व्यक्तित्व हमारे बीच में है। इतना समय क्यों लगा, इसके पीछे एक कारण है। मूर्ति चोरी हुई और उसके पुनः यहाँ लाने में शासकीय प्रक्रिया ये पहली बार, क्योंकि ये नियम है कि जिस जगह से मूर्ति जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की होती है किसी कारणों से गायब होती है तो उसी जगह पर पुनर्स्थापित नहीं होती है। इसके लिए नियमों में परिवर्तन कराया गया है। इसलिए मैं आपके इस मंच और इस चैनल के माध्यम से पहले नंबर तो आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्हें हजारों लोगों के हृदय की पीड़ा को जाना, समझा और वो मार्ग वो खोलने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में अन्य जगह से हमारे जो पूज्य आराध्यों की मूर्तियां हैं जो किन्हीं कारणों से इधर उधर हो गई, उनको पुनः उस जगह पर पहुंचाया जा सके। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा 22 तारीख को कार्यक्रम है, हम सब उसमें सम्मिलित होंगे। और जागेश्वर धाम की जो बात आपने की, तो जागेश्वर जी के ऊपर जो आपके हरि सिंह गौर केंद्रीय विद्यालय है उसकी हिंदी विभाग की पीठ है, पत्रिका वहाँ से शोधपूर्ण पत्रिका निकलती है ईश्वरी, उसमें शोधपूर्ण आर्टिकल मैंने लिख के दिया था और वो रिकॉर्ड में जागेश्वर नाथ की जो लाइब्रेरी है उसमें रखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि जागेश्वर धाम जो है केवल दमोह जिले का नहीं है, ये हमारे पूरे बुंदेलखंड की संस्कृति का आधार है।
और ये आज की नहीं है, ये आप ये मान के चलिए कि जब रामचंद्र जी के लिए वनवास दे दिया गया था और महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे, उस स्थिति में बहुत से जो उनके मंत्री थे, उस वक्त मंत्री ऋषि ही हुआ करते थे, वो अपने अपने तप के लिए चले गए थे। जब प्रभु श्री राम पुनः राजा बने तो उन्होंने अपने पिता के उन मित्रों को बुलाया जिनमें से जवाली ऋषि थे जो जबलपुर थे, रेवा तट के किनारे उनका आश्रम था, और महर्षि वामदेव जिनकी तपोभूमि बांधवपुर थी। इन दोनों ऋषियों को उन्होंने बुलाया और जब वह ऋषि वामदेव जी अयोध्या गए तो जो स्वयं भू प्रकट शिवलिंग थे, इनका बालू विसर्जन किया, क्योंकि जो स्वयं प्रकट होते हैं उनको आप उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। बालू में उनको विसर्जित किया और फिर वो वहाँ पर चले गए। कालांतर में फिर जाकर जो बालाजी राव चांदोरकर थे दीवान यहाँ के, उनको स्वप्न आया। ये सब दृष्टांत आप लोगों ने सुने होंगे और उनको स्थापित किया गया। तो ये भोलेनाथ तब से हैं। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि आखिर बरमान घाट से कांवड़िए जल लेके हजारों साल से आपके जागेश्वर नाथ को ही क्यों अर्पित करते हैं? वहाँ आसपास भी तो बहुत से शिवालय हैं जहाँ पर ये प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन यहीं की जाती है। उसका कारण है माँ नर्मदा और माँ गंगा का ये मिलन स्थल है, जो दोनों बहनों में भोलेनाथ की आराधना को लेके जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा हुई थी और सौभाग्य गंगा जी को मिला, तो माँ नर्मदा उससे नाराज होकर विरुद्ध दशा में चली गई। ये हमारे पौराणिक आख्यान है। माँ नर्मदा को भक्त लोग मिलाप करने के लिए गंगा जी से यहाँ लाते हैं। तो मैं सोचता हूँ यदि अवसर मिला तो पूरे टेक्निकल अपडेट है मेरे पास, ये संभव है, माँ नर्मदा को हम जो है ना जागेश्वर धाम ला सकते हैं। अवसर मिला तो माँ नर्मदा को जागेश्वर धाम लेकर आएंगे। हमने सीधे सीधे सवाल किए हैं, राजनीति के भी हैं, साहित्य के भी हैं, संस्कृति के भी हैं, विभिन्न प्रकार के सवाल हमने किए और सारे सवालों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर दिया। तो ये थे इंजीनियर अमर सिंह राजपूत, जिनसे हमने चर्चा की है। शासकीय सेवा में लगातार इन्होंने अपना योगदान दिया, 42 वर्षों तक लगातार ये सेवाएं देते रहे। दमों को बड़ा योगदान दिया है और योगदान उस विषय को लेकर है जिसमें लाखों सूखते कंठ गीले हुए हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम किया। कृषक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं और राजनीति में अभी पदार्पण किया है, लेकिन ऊर्जा से लवरेज हैं, भरे हुए हैं। उनका कहना है अवसर मिलेगा तो कुछ नया करेंगे, जनता से ही लिखवाएंगे इबारत और उनकी ही सलाह पर हम करेंगे कार्य। तो फिर हम नए व्यक्तित्व के साथ फिर एक बार मिलेंगे। नमस्कार।